जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर नंबर 8। आपको देखिए, इसके पहले 7 टेस्ट पेपर आपको डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यूपी पुलिस से रिलेटेड हैं। रिलेटेड का मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ हमने डेटा चेंज करके अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में रिलेट किया है। यानी ये सारे जो है आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी के बिहाफ पर बनाए गए हैं। तो फिर से चलिए आज अपने आप को हम इवैल्यूएट करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 8 के माध्यम से। अपने आप से पूछिएगा भाई अभी तक हमारी तैयारी कितनी बेहतर हुई, हम यूपी पुलिस के कितने करीब हैं। ये जो है भाई आप अपने आप को असेसमेंट करके ही बता सकते हो, जो आज जो है अपने आप को रिलेट करिएगा। तो भाई अगर मैथ्स की बात करो, डेली 7 बजे आपके साथ हम जुड़ेंगे। कब? 7 बजे शाम को डेली जुड़ेंगे। और सुबह अगर आप बात करो तो सामान्य अध्ययन की क्लास 10 बजे होगी और रीजनिंग क्लास 12 बजे होगी। शाम को एज इट इज नितिन सर की क्लास 8 बजे होती है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और यूपी पुलिस बनने का सपना साकार करिए। हम आपके साथ हैं, यानी आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा देंगे मॉडल पेपर वाले जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा। बस शांति से भाई आप लोग जुड़े रहिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, बस इतना ही आपका काम है। तो कंफ्यूजन है दोबारा उसे रिटेक करके देखिए। क्लियर ना? यानी क्वेश्चंस आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डेली अलग अलग मिलते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे यूपी पुलिस में आता है वो बैठ जाएगा भाई, हम देखते ही सॉल्व कर लेंगे। कि आकाश से थोड़ी क्वेश्चन बनाते हैं भाई, बनाएंगे इसी टाइप के, बस थोड़ा सा 19-20 जो है लेवल अलग रखेंगे। तो आपको पैटर्न अगर पता चल जाता है ना तो क्वेश्चंस लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान समझिएगा भाई और आंसर बताइएगा। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िए और आंसर बताइए। कहोगे सर रवि स्टैम्प कलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 2/7 इंडियन स्टैम्प। रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प है, शेष विदेशी स्टैम्प है। तो भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से क्या अनुपात है? सर इतना आसान क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के लिए ही बना है। तो आप कहोगे सर रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प है, यानी 7 संग्रह में 2 क्या है? भारतीय हैं। अगर 7 उसके पास टोटल स्टैम्प होगा, 2 भारतीय हैं, तो 2 भारतीय हैं और 5 क्या है? विदेशी हैं। तो रेशियो क्या होगा? 2:5 है सर। क्या फ्रैक्शन में करना है? हम कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, टोटल मानेंगे 1 जो है उसके पास टोटल स्टैम्प संग्रह में 1 स्टैम्प है। अगर 2/7 भारतीय हैं तो इसका मतलब 1 में से 2/7 घटाएंगे, यानी 5/7 विदेशी है। तो भारतीय का 2/7 का और विदेशी 5/7 से अनुपात वही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ भाई 7 में अगर 2 भारतीय हैं, रिमेनिंग जो है फॉरेनर है, विदेशी हैं, तो 5 विदेशी हैं। दोनों का अनुपात डायरेक्ट बता दोगे। कहोगे वाह सर गजब की ट्रिक है, ओरल बता सकते हैं। तो लॉजिकल आप लोग पहले भी पढ़े थे भाई। ये क्वेश्चन हम बार बार इसलिए सॉल्व कराते हैं ना, ये एक क्वेश्चन हर बार देखो, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस में भी हर बार ये क्वेश्चन देखा जाता है, कभी भी रिपीट हो सकता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है जरूर माइंड में रखो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 12 अंकों से फेल हो जाता है। इसी में दूसरा विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम से 28 अंक अधिक लेकर आता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। तो आप लोग क्या मानते भाई? परीक्षा में अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक क्या मानोगे? 100 मानते हो ना? कहोगे हाँ सर 100%। अब इस परीक्षा में अगर 2 लोग अपीयर हो रहे हैं तो पहला विद्यार्थी जो है 100 में से 30% लाया, तो 100 का 30, जो फेल हुआ 12 अंक से, तो हमें क्या कराना है? इसको पास कराना है। यानी अगर पहला विद्यार्थी फेल हुआ है, 30% लाया, 100 का अधिकतम मार्क्स का, 12 अंक से फेल हुआ, तो 12 जोड़ दो यानी पास हो गया। तो परीक्षा में दोनों विद्यार्थी को पास कराना होता है। और क्यों पास कराना होता है? इससे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक ही परीक्षा में पास मार्किंग इक्वल होगी, बराबर होगी। अच्छा, दूसरे के बारे में कह रहा है, दूसरा इसी में 40% लाया, हाँ सर, और ये 28 अंक पासिंग अंक से ज्यादा लाया, यानी जितना लाया है वो पास जितना होने के लिए चाहिए 28 ज्यादा लाया है। तो इसका मतलब 40% में से 28 अंक घटा देंगे तो सिर्फ ये पास हो जाएगा। जब एक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस बनेगा कि 2 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, 2 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, पहला कुछ पा रहा परसेंटेज में फेल हो रहा है, दूसरा पा रहा वो भी फेल हो रहा है या ज्यादा पा रहा, तो दोनों को लॉजिकली पास कराना है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। परसेंटेज 30 इधर जाएगा, 28 इधर जाएगा। सर 40 में से 30% घटेगा तो कितना? 10% आएगा।
और ये 28 माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। 12 प्लस 28 सर कितना हुआ, 12 28 40 हुआ। तो 10% की वैल्यू 40 हुआ, 1% की वैल्यू सर 4 हुआ ना, 1 की वैल्यू 4 हुआ। क्या निकालना है परीक्षा में, अधिकतम यानी 100 की वैल्यू निकालना सर, यानी 400। सर ये बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत बार सॉल्व करा रहे हैं कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये हम हर जो है टेस्ट पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइप के या थोड़ा और चेंज होके आने के चांसेस बहुत हैं। कहोगे यस, इसको बताइए। ऐसे आती है इंग्लिश में आसान आसान, जो कभी कभी गलत करते हो सर। 280 ये आप कह सकते हो सर 280 का 70% के बराबर है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। 28 का 7%, हाँ 28 का 7% नहीं, 140 35 490। या तो वैल्यू निकाल के करो, या तो देखो इसमें से कुछ लग रहा है, जैसे देखो 140 है, इसका आधा 70 का आधा 35, मतलब इसी को डायरेक्टली देखो, इसका आधा कर दो तो 140 हो जाएगा ना, का तो रहेगा, का आधा थोड़ी करोगे, और ये इसका आधा करो 35, यानी किसी नंबर में 2 से डिवाइड कर दोगे, दोनों में डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा। मोस्ट सुटेबल कहोगे हाँ, नहीं बस लिख सकते हो यार, दोनों भाग कर सकते हो ना, भाग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे हाँ सर, तो जितना भाग करो उतना बराबर कर 0 की गुणा कर दो, हाँ आ जाएगा। तो अगर वैल्यू चाहिए तो पूरा मल्टीप्लाई करके करो, इसका आंसर क्या हो सकता है सॉल्व कर लोगे। लेकिन 28 का क्या 7% कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि भाई अगर परसेंट हटाओगे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 × 7 हो जाएगा ना। 140 का इतना कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं ना, बात तो बराबर हुई भाई। 140 का हम 35% 2 कॉमन ले लें, बात वही हुआ, इधर लाओगे 0 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, बोल सकते हो। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे यस सर। चलो नेक्स्ट, ये 12 आदमी या 18 औरतें किसी काम को 14 दिनों में, उसी काम को 8 आदमी 16 औरतें कितने दिनों में समाप्त करेंगे। टाइम एंड वर्क आप जाइए, चैप्टर को पढ़िए, ये बहुत बार आप लोग सॉल्व करा चुके हैं। 12 मेन और या 18 वुमेन एक काम को 14 दिनों में करते हैं, 14 डेज में। इसी काम को 8 आदमी और 16 वुमेन मिलकर कितने दिनों में करेंगी। क्वेश्चन बेसिक से पहले बताते हैं, फिर ट्रिकी अप्रोच बताते हैं। बेसिक याद करो, हमने ये बताया था, देखो एक काम को 12 आदमी भी कर सकते हैं 14 दिनों में, 18 महिलाएं भी 14 दिनों में कर सकती हैं। तो अगर एक आदमी का कार्य क्षमता 1 मान लें, यानी M मान लें, एक महिला का W मान लें, तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर 12 आदमी जितने जो काम करेंगे वही 18 महिलाएं करेंगी, या 6 दुनाई 12 6 त्रिक 18, यानी 2 आदमी जो काम करेंगे वही 3 महिलाएं करेंगी, यानी 2 आदमी बराबर 3 वुमेन, या आदमी और महिला का रेशियो हो गया इफिशियंसी का 3:2, चाहे ये समझो चाहे रेशियो समझो। बताओ कोई डाउट है। यानी 12 आदमी एक काम को 14 18, तो यानी 12 आदमी बराबर 18 महिलाएं, यानी 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं, और रेशियो में लिखोगे आदमी और मतलब आदमी और महिला का रेशियो, M की जगह पर 3, W की जगह पर 2 रख सकते हो। कहोगे हाँ सर ये भी है वो भी है। अब कैसे सॉल्व करें, तो कोई भी क्वेश्चन यानी M1 D1 से सॉल्व कर लो। जिस काम को 12 आदमी करते हैं भाई कितने दिनों में, 14 दिनों में, उसी काम को 8 आदमी, ध्यान समझिए, उसी काम को 8 आदमी और 16 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। कहोगे M1 D1 और M2 D2। 12 आदमी 14 दिनों में कुल काम हुआ, उसी को मिलकर 8 आदमी 16 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में, D2। तो सॉल्व भी तो करना है। कहोगे सर वैल्यू रख के सॉल्व करें, वैसे जैसे आपको समझ में आए, मतलब अगर 16 महिलाओं को आदमी में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली तो कर लो। क्या 3 का मल्टीपल 16 है, नहीं, तो वैल्यू रख लो, क्या फर्क पड़ता है। कहोगे सर 12 इंटू M की वैल्यू 3 रख देंगे, हाँ सर, ये 14, ये पूरा डिवाइड कर दें, तो यहाँ 8 की वैल्यू कितना सर 3, M की वैल्यू 3 और W की वैल्यू 2, तो 8 3 24 हुआ और 16 दुनाई 32 हुआ। 32 और 24 कितना हुआ, 4 2 6 और 4 3 7, 76 इक्वल टू कितना D2। हाँ सर, हाँ 3 2 5 76 नहीं यार, 56 हुआ। 14 चौका 56 नहीं, 14 चौका 56, हाँ, और 4 3 12, सर कितना आ गया 9 डेज। 9 डेज ऑप्शन में, हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये था, वैल्यू रख दिया। दूसरा याद करो, हमें ट्रिक ये बताया था, D2 जो आएगा, जब यहां और लगा हो यहां एंड लगा हो, तो इसको इससे इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 18 इंटू 14 डिवाइड बाई 12 को 16 से, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। यहाँ 18 8 144, बस कैलकुलेशन यहाँ भी टफ होता है। 12 इंटू 16, तो 16 दुनाई 32, 16 1 कम 16 और 3 19, ये हुआ। इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा, सॉल्व कर दो भाई। 4 2 6 हुआ,
और 9 9 4 13 के 3 हुआ, हासिल 1 1 2 1 3 336। अब 14 से कटेगा, 14 दूना 28, 14 चौका 56, 24, 12 दूना 24, 2 से 2 9 18। देखो 9 तब भी आया ना, हाँ सर। एक तरीका ये भी, जब और एंड होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के डिवाइड कर दो, तब भी वही आएगा। कहोगे यस सर ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आपको टाइम एंड वर्क में भी डिस्कस किया है। चलिए इसको पढ़िए। अभी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन रिसेंटली आपको डिस्कस किए थे, तो आई होप ये सब बता देंगे इसका आंसर। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। रेलगाड़ी सुरंग को ठीक 1 मिनट पार कर लेती, सुरंग की लंबाई। आप बताओ कंडीशन क्या थी भैया? सुरंग है, सुरंग बना लो। जब किसी सुरंग को एक ट्रेन क्रॉस करेगी तो आपको पता है टनल, यानी टनल सुरंग और अपनी लंबाई के बराबर रिलेटिव डिस्टेंस आएगी ना, तो अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई। अब ट्रेन का स्पीड और टाइम दिया होगा तो फॉर्मूला दूरी बराबर चाल बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे आंसर? कहोगे हाँ सर। तो आपको पता है जिसकी लंबाई, रेलगाड़ी भाई लंबाई 800 मीटर है ना, तो 800 मीटर लंबी है और इसकी चाल कितनी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने समय में सर? ठीक 1 मिनट। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। क्यों? क्योंकि भाई हमें मीटर में निकालना है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में से हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे, टाइम सेकंड में रखेंगे। तो टाइम मिनट में दिया है तो चाल किलोमीटर में दिया है, हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस दूरी बराबर चाल बड़ा समय। दूरी का मतलब टनल की लंबाई और 800 ट्रेन की लंबाई, ये रिलेटिव डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस की जगह पर रिलेटिव डिस्टेंस रखोगे ना, तो सापेक्ष चाल रखोगे। तो यहां पे क्या, टनल प्लस 800 दूरी हुआ, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यानी 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड में, 60 सेकंड में ट्रेन पार करेगी। तो 78 किलोमीटर की स्पीड से 60 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, वही दूरी प्लेटफॉर्म और टनल की लंबाई के बराबर होगा। सॉल्व कर लो भाई। यहां से कितना हुआ? 6 से 6 3 18 हुआ, 6 यहाँ 20, 3 से कटेगा सर, हाँ 3 दुनाई से 3 6 18। तो कहोगे सर 20 2500 यानी 2600। 2600 क्या है भाई? मीटर, दोनों की लंबाई। तो टनल की लंबाई सर 2600 डिवाइड माइनस कितना 800, कितना हुआ सर? ये 1800 हो गया, 1800 मीटर। कहोगे वाह सर है 1800 मीटर कैसे आ गई भाई? ये गलत आ रहा क्या कैलकुलेशन? देखो 3 से 3 6 18, 6 3 18, 3 6, अरे भैया गलत है यार कैलकुलेशन, यही गलती हो जाती है आप लोगों से और हमसे भी। मतलब जहां अगर आप थोड़ा सा इधर उधर लिखोगे कंफ्यूजन हो जाती। 5/18 इंटू कितना 60। देखो 6 3 18, 6 10 60 ना, हाँ सर। 3 से 26, 26 पंचे 130 इंटू 10, 1300 आया। 2600 नहीं हुआ, 2 कहीं गलती से हो गया था, 1300। तो टी की वैल्यू कितना हुआ? 1300 माइनस 800 कितना हुआ भाई? यानी 500। 8 5 1300 यानी 500 मीटर। तो अच्छा, एक बार हमने गलती से सेकंड क्वेश्चन लास्ट में लिख दिया था, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन इधर हो सकती। कैलकुलेशन पर मत जाओ, कॉन्सेप्ट पर जाओ कि आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। मान लो हमने गलती से लिख भी दिया था, आप सही कर सकते हैं सर, तो ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मन में कि भाई हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप बताओगे भाई पहले, फिर हम बताएंगे। सर मोहन ने 12,000 में 20 खान की मेजें खरीदी। अच्छा, और उसे बेचकर 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन। तो मोहन परचेज 20, मोहन ने इतना मेजें खरीदी। मोहन परचेज 20 डाइनिंग टेबल्स फॉर 12,000 एंड सोल्ड देम एंड मेड अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डाइनिंग टेबल्स। भाई एक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य हम मान लें, विक्रय मूल्य एसपी मान लें। तो कह रहा बेचकर 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ कितना है? लाभ भैया 4 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। अगर उसने 20 खान की मेजें खरीदी हैं तो 20 बेची भी होंगी। कहोगे बिल्कुल सर, 20 खरीदी हैं 20 बेची भी होगी। सर 20 खरीदी है, एक का खरीद मूल्य एसपी है, तो 20 का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है? एक का विक्रय एसपी हमने मान लिया, जान के एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो हम बोलेंगे एक का विक्रय मूल्य एसपी था, 20 का विक्रय मूल्य 20 एसपी। तो एक का विक्रय मूल्य एसपी, 4 पर लाभ कितना सर? 4 एसपी। समझ में आया ना? तो आपको पता विक्रय मूल्य और लाभ, विक्रय मूल्य और लाभ में रिलेशन क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य। तो 20 का क्रय मूल्य कितना है? कहोगे 12,000 रुपए।
तो भाई 20 का क्रय मूल्य बराबर 20 का विक्रय मूल्य माइनस 20 पर लाभ। तो कहोगे हाँ 20 खरीदा तो 20 बेचेगा। अभी सॉल्व कर लो। 20 में से 20 एसपी में से 4 एसपी जाएगा, 16 एसपी हो जाएगा। 16 एसपी बराबर 12,000। कहोगे हाँ सर, तो एसपी बराबर कितना होगा सर? 12,000 डिवाइड बाई 16। तो 16 पंच 16 सत्ते 112। हाँ सर, 8 16 पंचे 80, 750। एक का विक्रय मूल्य 750 आया है। हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। तो ये समझना, जितनी वो खरीदा उतनी ही बेचेगा ना। तो भाई 20 खरीदा 20 बेचेगा, तो एक का विक्रय मूल्य एक्स मानो या एसपी मानो। तो एक का हमने विक्रय मूल्य एसपी मान लिया, तो भाई 4 का विक्रय मूल्य 4 एसपी। तो 20 एसपी में से 4 एसपी घटाओ 16 एसपी की वैल्यू 12,000। तो एक की एसपी की वैल्यू यानी एसपी ही एक का विक्रय मूल्य, वही आंसर आ गया। कहोगे वाह सर इतना आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसको बताओ सर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से 20% अधिक है। हाँ सर, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को होगा क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है भाई, यानी सीपी जो भी होगा उसका 20% मार्क प्राइस होगा, दिया है। आप अगर सीपी 100 मानते हो, लेट यानी मानोगे लेट क्रय मूल्य 100 हुआ, तो मार्क प्राइस कितना हुआ? 20% अधिक यानी 120 होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब आपको कह रहा है कि अधिक अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, यानी एमआरपी 120 है, तो 120 पर 20% बट्टा दिया था, यानी 20% छूट दी जाती है। आप बताओ छूट के बाद कितने में बेचेंगे? 20% छूट जाती है, यानी 80 में बेच देंगे ना। तो 100 की वैल्यू है, तो 12 8 96 96 में बेच देंगे। या 120 का 20% कितना हुआ? 120 का 20% 24 रुपए हुआ, तो 120 माइनस 24 कितना हुआ? 96 में बेच देंगे। आप बताओ अगर 100 में खरीदा गया है, 96 में बेचा गया, तो लाभ होगा या हानि होगी? सर 4%, 100 से 96 4% कम है, इसलिए सीपी पर लॉस होगा। कितने का? 4% का लॉस, यानी ऑप्शन नंबर 2। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है, मतलब पहले सीपी को बढ़ाओ और फिर डिस्काउंट दिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है। यानी डिस्काउंट आप जाओगे, जिनको इस टाइप के क्वेश्चन में जरा सा डाउट है, एक ही तरीका नहीं बहुत सारे तरीके से हमने डिस्कस किया है। आप जाओगे भाई डिस्काउंट बाई शिवानंद सर, शिवानंद सर आपके सामने खड़े हैं भाई, डिस्काउंट बाई शिवानंद सर के नाम से जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के हैबिचुअल हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और देखते ही आप आंसर बता दोगे। कहोगे वाह सर बिल्कुल बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलते हैं, ध्यान समझिएगा। राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6 वर्ष के ऋण लेता है। अच्छा, कुल ब्याज इतना दिया तो मूलधन, वाह वाह वाह। आप बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन है। आपको लोन मतलब ये नहीं कह रहा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही है। पहला फॉर्मूला सबको कंफर्म होगा, हमें पूरी उम्मीद है, जो भी देख रहा होगा ये कंफर्म होगा। PRT बाई 100, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय। यहां से मूलधन क्या होता है सर? यहाँ SI का मतलब साधारण ब्याज गुणे 100, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, यानी ब्याज दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया, तो मूलधन तो एकदम आसानी से निकल आएगा। दिया है भाई, तो ये ब्याज दिया है 1230 रुपए, ये चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर दिया है, और ये समय दिया 6 वर्ष। कहोगे हाँ सर, तो आसानी से तो बता सकते हो ना भाई, क्यों हम कंफ्यूजन करें? प्रिंसिपल क्या होगा? ब्याज आपका 1230 रुपए गुणे 100, रेट आपका 5, समय कितना 6, तो 6 पंचे 30, 1 0, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी कितना हुआ? देखो सर 4100। वाह, एक लाइन का आंसर है 4100। क्या और कोई तरीका है? हाँ सर, परसेंटेज से भी तो आपको बताया था। तो 1 साल में 5% सर, 6 साल में 5 6 30%, 30% ब्याज होगा। तो सर 30% ब्याज होगा, तो 30% की वैल्यू 1230, और मूलधन 100 होगा अपने आप में, यानी 100 मूलधन होगा, 30 उसका ब्याज होगा, तो 30 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकाल लोगे सर 4100, तब भी आ गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे सॉल्व करो, चाहे उस टाइप में। कहोगे वेरी गुड, सॉल्व कर लेंगे सर, ये सब इजी है। 2100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज छमाही दे हो। वाह वाह भाई, मूलधन आपका कितना है? 2100 है ना। वाह, कहोगे वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। टाइम 1 साल है, लेकिन छमाही दे है, तो 1 साल में 2 छमाही ना, मतलब 2 टाइम निकालोगे, तो 1 छमाही अगर बोल दिया जाए, ईयरली 10% है, तो छमाही के लिए 5% हो जाएगा ना। 1 साल में, ये तो ईयरली ब्याज दिया है, 1 साल में अगर 10% वार्षिक ब्याज है भैया, तो 6 महीने में कितना? कहोगे 5%,
यानी 2 छमाही में। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 2100 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज बताओ। तो कहो 2 साल का ब्याज सर बहुत तरीके हैं निकालने के, एक पास्कल लॉ है और एक ये मेथड है, एक फॉर्मूला मेथड है, बहुत सारे हैं। तो जो आप कहो, हमने डायरेक्टली मेथड निकाला तो पास्कल मेथड लगाओ। पहले 2100 का 5% निकालोगे, 2 जीरो कैंसिल, 21 पंचे 105, फिर 105 का 5% निकालो ना, 2 बार, 2 साल के 2 बार करोगे ना, तो कितना हुआ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 525 और 2 डेसिमल लगा दो, यहाँ इतना हुआ 5.25 हुआ। तो गुणे 2 कर दो, गुणे 1 कर दो ना, यानी कितना हुआ 210 ये और प्लस 5.25 भी जोड़ दो। सर 215.25, 215.25 ना, कौन सा होगा ये 215.25, ऑप्शन नंबर 3। याद करो हमने बताया था ना 2 साल के लिए क्या करो, पास कर लो। पहले मनी का उतना उस इंटरेस्ट का, यानी 2 साल के लिए 2 और 1 से, 3 साल के लिए 331 से, 4 साल के लिए 4 से गुणा करोगे। कैसे गुणा करोगे, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज में जाओगे, डायरेक्टली आ जाएगा। या और भी तरीके हैं, 1 साल में 5% तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट, तो 5 + 5, 5 × 5/100, यानी 10.25% ब्याज होगा। तो 2100 का 10.25% निकालो, तब भी आंसर आ जाएगा ब्याज। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए भाई, ध्यान से पढ़िए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए। मतलब ऐसा पढ़िए एक बार में समझ में आ जाए। सर एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तुम पहली बार सुन रहे भाई, प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 सेकंड पार करती है। तो विद्युत खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, अभी आप लोग लिखे थे 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो कंडीशंस आप लोग अगर पता होगी तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में आप लोग कंफर्म है ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी स्पीड टाइम दिया होता था और डायरेक्टली हम जो है कनेक्ट कर लेते थे। कहोगे हाँ सर, ये कंडीशन। विद्युत खंभे को पार करने का मतलब ट्रेन जब भी विद्युत खंभे को पार करेगी तो भैया विद्युत खंभे का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई बराबर दूरी जाएगी, स्पीड टाइम दिया होगा। स्पीड तो डायरेक्टली कंफर्म है ना, कितना 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन वही है, यानी विद्युत खंभे को भी इस चाल से पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी इस चाल से पार करेगी। प्लेटफॉर्म को भैया 90 सेकंड में पार करेगी। कहोगे हाँ, और आपको बताना है कि ट्रेन अपनी लंबाई यानी पोल को कितने समय में पार करेगी। अब दोनों कॉन्सेप्ट है, आप जो भी कॉन्सेप्ट लगाना चाहें जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। ये बहुत बार, एक बार नहीं, अभी इसके पहले वाले भी सॉल्व कराए थे ना, एक बार नहीं बहुत बार इसको आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं और अभी रिसेंटली ट्रेन वाला भी टॉपिक डिस्कस किए हैं। कहोगे हाँ सर डिस्कस तो किया है, बताइए भाई क्या आंसर आएगा। कहोगे सर आंसर बताते हैं क्या आंसर आएगा। यहां से स्पीड और टाइम दिया है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 सेकंड में पूरे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म सही ट्रेन की लंबाई यानी रिलेटिव डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे 5/18 से गुणा करोगे मीटर पर सेकंड, 90 सेकंड में पार करती पूरे प्लेटफॉर्म को। तो रिलेटिव डिस्टेंस यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई। हम ट्रेन की लंबाई क्यों निकाल रहे हैं भाई, अगर हमें ट्रेन की लंबाई आ जाएगी तो दूरी आ जाएगी, 60 किलोमीटर से जो अपनी लंबाई को पार करेगी वही टाइम आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, यहां से देखो 18 पंचे 90, 25 छक्का 150 यानी 1500। तो 200 प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर 1500। तो ट्रेन की लंबाई कितना है भाई, 1500 माइनस 200 यानी 1300 मीटर। याद करो, तो ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस 1300 मीटर हो गई, यानी जो 1300 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड पार करती है। कहोगे वाह, तो क्या चाहिए, अब कह रहा जो 1300 मीटर लंबी ट्रेन है वह 60 के हिसाब से पोल को पार करती कितना समय लगेगा। तो पोल को पार करने का मतलब अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कहोगे समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 1300 बटा कितना 60 किलोमीटर, यानी 60 × 5/18। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड यानी सेकंड में टाइम निकालना है। तो 9 दूनी 18, नहीं ऊपर ले जाओ, यहां 6 पंचे 30 ना, तो 13 × 18 डिवाइड बाई 3, 3 छक 18, 13 छक 78, 78। वाह 78 सेकंड आ जाएगा आंसर, यानी 78 सेकंड। 78 सेकंड में भैया वो पोल को पार करेगी। गजब की बात है, 78 सेकंड में पोल यानी पोल को पार करेगी, क्योंकि ट्रेन की चाल स्लो है इसलिए पोल को पार करने में समय लगेगा। कहोगे वाह सर। चलो फिर अब एक चीज आप ध्यान दो भाई, हमने 10 क्वेश्चन जैसे कराए
और जो है 10 क्वेश्चन कराइए, आप सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, नंबर सिस्टम, सब आप पढ़ चुके हैं। सब पढ़ने के बाद जो है जब एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर आते आते क्वेश्चन छूट गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, यानी टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, याद करिए, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, यानी अपने दिमाग में बैठा लो भाई, कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक अपने आप को टेस्ट सीरीज के माध्यम से असेसमेंट नहीं करोगे, अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करोगे, हम ये नहीं कह रहे हैं इसलिए कहीं से भी लगाइए, मतलब आप लगाइए जरूर, यानी मॉडल पेपर हुआ या टेक्स्ट पेपर हुआ, इसको लगाने से क्या होता, अपने आप की औकात पता चलती है। औकात नहीं भाई, मतलब अपने आप का इवैल्यूएशन में होता है कि हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें यहां प्रॉब्लम आ रही है, हमें इस चीज को बेहतर करना है। तो कहने का, और ये भी ध्यान दो ना, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, पुलिस वाले लगाते हो, एक ही एग्जाम को कंसंट्रेट होकर करते हो, इससे होता ये है ना कि जब एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, बार बार डिजिट चेंज होते हैं, तो आपके दिमाग में फ्रेम हो जाता है कि सर इस टाइप क्वेश्चन हमने पिछले वाले टेस्ट में किया था, पिछले वाले में करेगा। अगर एक क्वेश्चन को 5 बार लगा लोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। जैसे हम आपसे बोले 5 × 2 कहोगे 10, क्यों? क्योंकि मिलियन टाइम्स आप उसका यूज कर चुके हो। तो जो चीजें हमारे प्रैक्टिस में रहती है वो आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना आप लोग, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है। तो टेस्ट सीरीज भाई आप अगर यहां से लेना चाहेंगे तो आप जाएंगे www.study91pro.com पर, यानी इसे अपडेट कर दिया गया है, study91pro.com पर जाएंगे और वहां से आप जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। और जो है यूपी पुलिस बनने का सपना साकार करिए। और जब जो है कभी जो है लाल बत्ती गाड़ी में मिलिए तो भाई जब हम भी मिलेंगे आप लोगों से तो बड़ा जो है एकदम सीधा चौड़ा होगा कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, और बाकी आप जानते ही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कहोगे ए और बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है, एक 15 महीनों के लिए कुल 1/4 निवेश किया, बी लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ, तदनुसार ज्ञात किए। जो भी पढ़िए, अभी आपको बताया, देखो हमने कहा ना हर बार एक क्वेश्चन ये जो है पार्टनरशिप वाले आते हैं, बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रिलेट करके आते हैं। आपको पार्टनरशिप हमने बहुत अच्छे से 2-3 बार डिस्कस किया है, तो एक बार जरूर भैया जो आपके सामने हैं उनका नाम है शिवानंद दुबे सर, यानी शिवानंद सर पर जाएंगे, यानी लिखेंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी बाई शिवानंद सर। उस पे आपको कंप्लीट पार्टनरशिप का अलग से पहले सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अब कंफर्म हो गया, ए और बी पार्टनर है। ए इन्वेस्ट 1/4 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 15 months, बी रिसीव 2/3 प्रॉफिट, अकॉर्डिंगली फाइंड आउट ऑफ हाउ लॉन्ग बी कैपिटल वॉज यूटिलाइज्ड। ध्यान समझिएगा, देखो क्या कह रहा है, हमको ये कॉन्सेप्ट पता है, 2 लोग हैं तो ए का जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए होगा, बी का जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए, यानी पहले और दूसरे पर्सन का, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। कहोगे हाँ सर, देखिए ए ने 15 महीने के लिए कुल पूंजी का 1/4 लगाया, तो भाई एक कुल पूंजी का 1/4 15 महीने के लिए ना, भाई कुल पूंजी का 1/4 ये लगा दिया, बचा कितना बी के लिए 3/4, कितने समय के लिए नहीं पता। देखो कुल पूंजी का टोटल पूंजी हमें नहीं पता है, तो इस केस में जब फ्रैक्शन में दिया होगा तो ऐसे कर लो, चाहे कुछ लोग 4 में 1 पूंजी ए ने लगाया तो 4 में 3 पूंजी बी ने लगाया, ये भी कर सकते हो भाई। 4 में कुल पूंजी का 1/4, तो यानी 4 में 1 भाग पूंजी ए ने लगाया बटा 3 भाग, और चाहे ऐसे करो कुल पूंजी बराबर, कुछ लोग ऐसे करेंगे कुल पूंजी 1 मान लेंगे केस में 1, भाई ए जो है 1/4 लगा चुका तो बी के लिए कितना छोड़ा, ए में 1 में से 1/4 घटाओगे 3/4 बी के लिए छोड़ा, बिल्कुल सही है। तो ये तो क्लियर हो गया, ए 15 महीने के लिए 1/4 पूंजी, बी के लिए छोड़ा कितना 3/4, बी कितने समय के लिए नहीं पता। फिर कह रहा बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ, डायरेक्टली कर दें, यानी 3 में 2 हिस्सा बी को प्राप्त हुआ, यानी 1 हिस्सा ए को। बात वही ना, जैसे करो 2/3 बी को प्राप्त हुआ तो ए को 1/3, तो 3 कट जाएगा, रेशियो 1 और 2 ही तो बनेगा, यानी 3 में 2 हिस्सा किसको प्राप्त हुआ भैया, बी को प्राप्त हुआ, 1 हिस्सा ए को। तो आप बोल सकते हो ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, वही प्रॉफिट का रेशियो। जैसे देखो यहां भी कट जाएगा, तो 4 में 1 भाग ए ने लगाया, 3 भाग बी ने इन्वेस्ट किया ना, तब भी वही हुआ, सॉल्व कर लोगे। तो यहां से 3 × 5 = 15, 5 × 10, यहाँ T2, तो T2 की वैल्यू भाई 10 आ गया, 10 महीने में आ गया क्योंकि 15 महीने में आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हंसते हुए, 3 सही आंसर होगा। कहोगे वाह सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए।
4 लड़कियों की औसत ऊंचाई नहीं हिंदी में भाई ऊंचाई है, हाइट है, देखो ध्यान से। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई भाई 150 सेंटीमीटर, इनमें से 3 की औसत ऊंचाई इतना है, तो चौथे रे भाई इतना आसान क्वेश्चन, मतलब इसको जो उसको नहीं आएगा ना तो फिर समझिए नहीं आएगा। आपको कहा है कि 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 150 है, तो चारों लड़कियों की औसत ऊंचाई का योगफल सम ऑफ हाइट ना, सम ऑफ हाइट किसकी, चारों लड़कियां कितनी, एक की एवरेज 150 है, चारों की 15 चौका 60, यानी 600 सेंटीमीटर कुल मिला के चारों लड़कियों की हाइट है ना। कहोगे हाँ सर, इसमें 3 लड़कियां, तो तीनों लड़कियों की सम ऑफ हाइट किसकी, ध्यान दो, सम ऑफ हाइट किसकी, 3 लड़कियों की हाइट कितना दिया है, तो 148 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू कितना 148, तो ना, तो कितना हो जाएगा 3 8 24 ना, 3 अच्छा ऐसे करो, 150 से 2 कम है तो 15 3 45, यानी 450 हुआ, और 450 में 6 कम कर दो तो कहोगे 444। चाहे देखो 3 8 24 हुआ, 3 चौक 12 2 14, 3 1 3 1 4, घटा दो भाई। यहां से कितना हुआ सर, 44 में कितना जोड़ोगे सर, 56 जोड़ेंगे, 500 हुआ, 156, यानी 156 मीटर। भाई चारों लड़कियों का टोटल हाइट में से 3 लड़कियों का टोटल हाइट घटा दोगे तो जो बची हुई एक लड़की होगी उसी की तो हाइट आएगी, तो वो हाइट कितनी है भैया, 156 सेंटीमीटर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, इतना आसान क्वेश्चन तो हम देखते ही बता देंगे। हाँ वही क्वेश्चन देख के बताना भी है, टफ थोड़ी है। ओके चलिए तीसरा, 3 आदमी अथवा 6 लड़के काम को 40 दिनों में, तो 6 आदमी और 8 लड़के, देखो यही आपको हम ट्रिक बताए थे, बेसिक से बताए थे, जब भी एंड और का केस हो, 3 मैन अथवा या और 6 लड़के बॉयज 40 डेज में करते हैं, उसी काम को 8 बॉयज ना, देखो उसी काम को 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 बॉयज कितने दिनों में करेंगे। ये बेसिक, अभी इसके पहले हमने ये डिस्कस किए थे। तो 3 आदमी या 6 बॉयज एक काम को 40 दिनों में, 6 आदमी 8 बॉयज, बेसिक से करना है तो ये करोगे, क्या करोगे भाई, यानी एक काम को 3 आदमी करते हैं 40 दिनों में और 6 बॉयज करते हैं, तो एक आदमी का इफिशियंसी m मान लो, बॉयज का b मान लो, तो 3 आदमी जो काम करेंगे वही काम 6 बॉयज करेंगे, यानी 3 दूना 6, एक आदमी बराबर 2 बच्चे 2 बॉयज, यानी एक आदमी जितना काम करता है उतना ही 2 बॉयज करते हैं। यहां से चाहो रेशियो निकाल लो या ऐसे रहने दो, अभी लिखवाए थे आप लोग ना, m/w = 1:2, तो कहो 2:1, देखो लिखोगे ना, m यहां रखोगे, b इधर लाओगे तो 2/1, यानी m2 b1 ऐसे मान लोगे, तो सॉल्व करोगे बेसिक से कैसे। तो चाहे इससे कोरिलेट करो कि 3 आदमी एक काम को, क्या रिलेट करोगे, 3 आदमी एक काम को 40 दिनों में करते हैं m1 d1, उसी काम को 6 आदमी और 8 बच्चे मिलकर कितने दिनों में करेंगे, d2 दिनों में। तो m1 d1 = m2 d2, तो ये m1 d1 m2 d2, तो d2 निकालना, m2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, कहोगे हाँ सर, वैल्यू रख दो चाहे जैसे करोगे, तो वैल्यू का रख दोगे तो कहोगे सर ये भी कर दो, एक आदमी बराबर 2 लड़के, या जो है ऐसे करो, 3 आदमी बराबर 3 आदमी 40 दिनों में, तो 6 आदमी है, 8 लड़कों को क्या आदमी में कन्वर्ट करना आसान है, हाँ सर, तो 2 लड़कों में 1 आदमी, तो 8 में 4 आदमी तो कैसे हो गया, 3 आदमी एक काम को 40 दिनों में, तो 6 4 10 आदमी, तो एक सीक्वेंस में हो गया ना, आदमी है तो आदमी में हो गया, महिलाओं को आदमी, बच्चों को आदमी कन्वर्ट कर लिया, तो 3 चौक 12 दिन, वाह d2 आंसर, 12 दिन द करेक्ट आंसर। ये करो चाहे रेशियो से कर लो, दोनों आसान है। और ये भी बताए थे आपको, एक ट्रिक बताए थे ना, लेकिन ध्यान दो ट्रिक से आसान ये हो गया, बल्कि जब ऐसे दिया हो, यहां और लगा हो, यहां एंड लगा हो, तो 3 को 6 से इंटू 4, यानी 3 × 6 × 40, ये करोगे, डिवाइड बाई आदमी को बॉयज से बॉयज, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 8 3 24 ये हुआ, 6 6 36 हुआ, 24 और 36 का मतलब कितना सम 60, तो सॉल्व कर दो, बट डिवाइड कर दो, यहां से 6 कैंसिल हुआ, 3 चौक 12, तब भी आ गया। ये ट्रिक है, लेकिन ये इसी में फॉलो होगा, सब में नहीं फॉलो होगा ना, कहोगे 12 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं, आसान था। 14वां, इसको बताओ भाई, पढ़ो ध्यान से पहले भाई, साइज 30 मीटर 20 मीटर किसी आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय एक 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, कहो अच्छा, तो उस क्षेत्र जिसमें वह घास चर सकती है का क्षेत्रफल होगा। वाह भैया, गाय चराइए, यूपी पुलिस बन जाइए। देखो
ये साइज कितना है 30 मीटर इंटू 20 मीटर आयताकार, ये 30 मीटर है और 20 मीटर, ये आयताकार प्लॉट है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। कह रहा कि आयताकार से कोने पर एक गाय बंधी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये कह रहा है यहां खूंटा गड़ा है, यहां गाय बंधी है, गाय बंधी है। तो गाय जब चलेगी भाई जितना उसके रस्सी की लंबाई होगी ना इसी उसमें चलेगी, मतलब इस एरिया में, मतलब ये कह रहे हैं खूंटा यहां बंधा है तो गाय यहां मैक्सिमम ऐसे ऐसे पूरा एरिया, मतलब आप ये बोल सकते हो ना, ध्यान समझिए, पूरे एरिया में से ये एरिया घटा देंगे। कहोगे हाँ सर, कहोगे ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है सर। बिल्कुल, रस्सी की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये आपको पता आयत का जो है जो एडजेसेंट एंगल होंगे कितना होंगे 90 डिग्री होता है ना। तो उस क्षेत्रफल जिसमें घास चर रही है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे भैया आयताकार क्षेत्र में जो घास चरी, तो भाई पूरे जो है फील्ड के एरिया में से ना बाकी बचा एरिया, मतलब बताइए उस क्षेत्र का जिसमें घास चर सकती, अरे जो चर सकती कुछ करना नहीं है, मतलब आप बताओ एक चीज ध्यान दो, सेक्टर का एरिया निकालते थे तो और आसान है। जैसे ये थीटा होता था, ये चाप की लंबाई, सेक्टर का एरिया पूरा इसका एरिया क्या होता था, ये अगर रेडियस है तो याद करो थीटा बाई 360 यानी 360 का ये थीटा कितना भाग है इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर एरिया निकालना होता था, यानी एरिया आप त्रिज्यखंड निकालते थे, वृत्तखंड जो बोला जाए तो वो ना, तो इसका तो डायरेक्टली बना लोगे। तो देखो, तो ये तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, देखो आप कहोगे सर ये 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, हाँ सर, तो ये 90 अगर होगा तो 90 बाई 360 पूरा ये एंगल 360 डिग्री चल सकती है ना, पूरा 360 में ये 90 ही डिग्री चली, तो 90 360 का कितना भाग है इंटू पाई आर स्क्वायर ना। क्यों पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि भाई यानी पूरे जो है सर्कल का ये वाला कितना भाग है ये तो पूछा जा रहा है, तो 9 चौक 36 यानी वैसे भी 90 है तो 1/4 भाग है ना, इसका 1/4 हो जाएगा, तो एरिया का 1/4 कर दो, चाहे 90 बाई 360 समझो, बात तो बराबर है ना। 1/4 पाई की वैल्यू रखा गया, हाँ 22/7 रख दो, रेडियस 14 है, 14 इंटू 14 सॉल्व कर लो, 7 दूना 14 सॉल्व कर लोगे 2 11, तो 11 दूना 22, तो 22 इंटू 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 कितना हुआ 30। ना 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 क्या हो रहा है, क्या बोला गया भाई। A cow is tied up the 14 पे long rope corner rectangular field size इतना इतना, the area of area which it can graze will be, जितना वो एरिया चल सकती है उसका क्षेत्रफल, the area of which it can graze will be, उस क्षेत्र जिसमें घास चर सकती का क्षेत्रफल। भाई ये तो सही तो है, 14 है, हाँ सर 1/4 हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं क्या, पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा 1/4 एरिया पे 22/7, अच्छा 7 तो नहीं भाग किए ना, 14 इंटू 14 से भाग तो किए हैं, 7 दूनाई 14, 2 दूनाई 4 11, 11 इंटू 14 तो 4 4 1 5 और 1 154 कहीं है, हाँ सर अरे तो आ तो गया सर, वही तो लिख किया था, बस कैलकुलेशन कहीं गलत कर दिया था। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हम क्या कह रहे हैं, यानी आयताकार में जो लंबाई चौड़ाई दिया ना सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देते, सिर्फ कंफ्यूजन के दिया, यानी 90 डिग्री पर, यानी वो पूरे सर्कल का 1/4 भाग किस पे चलेगी, यानी इस सर्कल के पार्ट पे 90 डिग्री पर चलेगी, 90 डिग्री पर निकाल सकते हो, कहोगे 154 मीटर, वाह। इसको बताओ 294 को किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए इस प्रकार पूर्ण घन हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फैक्टराइज करो, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वर्ग का मतलब पेयर बराबर होने चाहिए, तो बताओ मल्टीप्लाई करके चेक कर ले या आप लोग जो है वैसे करोगे। चलो देखो ऐसे करोगे, 294 है तो भाई पहले इसका फैक्टराइज करोगे, 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 7 14, फिर अब क्या 2 से कटेगा नहीं 3 से कटेगा, 7 4 11 12, 3 से कटेगा सर, 3 चौक 12, हाँ सर 3 चौक 12, 3 3 9 27, हाँ सर, फिर 7 7 7 49, फिर 7 से ये, मतलब आप अगर बात करो 294 जो है वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये तो है। तो कहोगे हाँ सर हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब हुआ 7 का एक पेयर मिल गया, यानी एक पेयर 2 का और चाहिए, एक पेयर 3 का और चाहिए ना, एक पेयर 2 का और चाहिए, एक पेयर 3 का और चाहिए, यानी अगर 6 से गुणा कर दो तो भाई सबके 2 2, यानी इसके 2 पेयर इसके 2 पेयर, जब वर्गमूल निकालोगे तो सब 2 यानी 3 और 7 यानी परफेक्ट रूट हो जाएगा।
कहोगे हाँ सर, तो 2 × 3 यानी 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कहो सर कोई डाउट नहीं है, तो बिल्कुल ईजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये तो सबको पता होगा भाई, इसको बताओ। कॉमन करें या वैसे? देखिए 303 303 297 297, तो आप पढ़े होगे ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ना, तो इसको b मान ले, बात तो वही है ना। कहोगे हाँ सर, तो आप बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इससे करो चाहे स्क्वायर निकाल के करो। सर a प्लस बी a माइनस बी सबको पता होगा, हमें पूरी उम्मीद है, तो कर लो। तो सर a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये a स्क्वायर, a का मतलब कितना हुआ 303 और b का मतलब 297, a का स्क्वायर b का स्क्वायर a प्लस बी, यानी 303 प्लस बी यानी 297। हाँ सर, a माइनस बी 303 माइनस 297। हाँ सर, बस सॉल्व भी तो करना है। क्या आ जाएगा सर? 303 जोड़ेंगे, 300 600 हो गया सर। ये 600 इंटू कितना, 303 में से 297 घटाओगे तो 6 हो गया। अच्छा 3600। ये बताओ स्क्वायर निकाल के आसान है कि फॉर्मूले से कर लो वो आसान है? कहोगे फॉर्मूले से कर ले। कुछ लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करे जा रहे होंगे, उतने टाइम वाला नहीं है, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है भाई। कहोगे अच्छा वेरी गुड, आसान है तो सॉल्व कर लेंगे सर। 15, 18, 36, 144 का लघुत्तम समाप वर्तक क्या होगा? याद करिए, आपको फैक्टराइज मेथड हमने बताया था। 15, 18, 36 और 144। देखो 144 तो नहीं होगा, 144 का मल्टीपल होगा जो 15, 18। चलो फैक्टर मेथड से सॉल्व बता दिए फिर से। चलो देखो, आप क्या करोगे, 15 को 3 × 5 करोगे। हाँ सर, 18 को 9 दूनी 18, यानी 2 × 9 का मतलब 3 का स्क्वायर ना। 36 9 चौक 36, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये फैक्टराइज कर दो सबको, ध्यान दो, सबको हमने फैक्टराइज कर दिया, ऊपर लिख दिया ना, फैक्टराइज करके ऊपर लिख देना। ये 12 9 144, 12 9 या 16 9 144, 16 9 का मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये फैक्टर हो गया। जब फैक्टर होगा तो एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याओं का जो अधिकतम पावर होती है उनका गुणनफल एलसीएम होता है। तो यहां देखो 3 की अगर हम बात करो, पहले 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 3 की अधिकतम पावर ये, यानी 3 हो या ना हो सब में, लेकिन इसकी सब में हो या अलग अलग हो तो इसकी अधिकतम पावर ही आंसर होगा। कहोगे हाँ सर 5 की बात करो, यहाँ 5 है सर, 5 यहाँ है ही नहीं और कहीं, 5 ठीक है, कट गया। 2 है सर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मैक्सिमम है। हाँ सर, अब सॉल्व कर लेंगे। ये 9 इंटू कितना हुआ, 5 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16 ना, 16 85 8 9 72 720, 720 इसका क्या होगा सर? फैक्टर मेथड से एलसीएम आ गया। तो बताओ फैक्टर मेथड आप लोगों को डिस्कस किए थे? कहोगे हाँ सर, जब डिस्कस किए थे वही तो आंसर है। 17वां आप लोग आसानी से बता दोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, इसको बताओ आप लोग। हाँ याद करो, जैसे 2 ही टर्म्स हैं, 1.3 से इतना, ये a मान लो ये b मान लो, अलग अलग। तो एक चीज ध्यान दो, a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, यानी अगर आप a मान लो इसको b मान लो तो a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन कितना, यहां ध्यान दो, तो a इंटू a, ये गलती से 1 लगा दिया, a इंटू a है, a इंटू a मतलब, और प्लस b इंटू बी, ये है ना, ध्यान समझिए, ये 1 नहीं है, ये ऐसे फॉर्मूला तो इस पे होगा। तो जब आप फॉर्मूले को लिबरेट करोगे, ध्यान दो, तो भाई यहां पे क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना, प्लस का 2ab, और फिर a का स्क्वायर, यहां प्लस है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab कैंसिल हुआ, यानी 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आंसर 2 आएगा। इससे कोई डिजिट से कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब आप लोग पहले a और b मान के प्रूव करो, तो जो भी a और b की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये a और b था, यहाँ a मतलब a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, तो देखो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे माइनस बी का करोगे तो भाई 2a स्क्वायर 2b, यानी 2 कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, नीचे ये कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन? हाँ सर बिल्कुल भाई, इतना आसान, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो 19, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कैसे बताते हो? याद करो आप लोग कैसे बताते हैं, बिल्कुल आसान है सर, टफ नहीं है। तो क्या करोगे आप लोग,
इसमें 19/16, 15-16 का अंतर कितना 1, 19-20 का अंतर 1, 24-25 का अंतर 1, 34-35, यानी जब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर सेम हो, वो चाहे अंतर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 कुछ भी हो, जब अंतर सेम हो तब ध्यान दो डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। जो न्यूमरेटर में संख्या छोटी होती है वो छोटी भिन्न होगी, जो बड़ी होती है वो बड़ी भिन्न होगी। यानी इसका मतलब बात की जाए 15, 19, 24 में सबसे छोटी भिन्न यानी नंबर 15 है, तो आप कहोगे सर 15/16 चेक कर लो, सबसे छोटी भिन्न है यानी ऑप्शन नंबर 2। सबसे बड़ी भिन्न की बात करेंगे 34/35, लेकिन ये कब होगा, जब इनमें डिफरेंस सेम होगा तब आप लोग डायरेक्ट बताओगे, और डिफरेंस सेम नहीं होगा सर, ये 2/3 हो, 4/7 हो, इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, तब कैसे करते हैं। तब दूसरा तरीका है वो आपको बता चुके, फ्रैक्शन में जाइए, वो हमने बताया था आपको भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्यूब रूट हमने नाम से पढ़ाया, फ्रैक्शन भिन्न का चैप्टर प्रॉपरली बताया है, उसमें फ्रैक्शन लिखा होगा तो दोनों का अंतर सेम होगा, अंतर सेम नहीं होगा, दोनों कंडीशन में कौन सी बड़ी या छोटी भिन्न होगी, वो सब हमने वहां पे बताया है। कहोगे यस सर बताया है, हम जाएंगे और बिल्कुल उसको देखेंगे। बताइए यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं। अभी तक हमें लगता कि सबने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आसान थे, टफ बिल्कुल नहीं थे भाई आज से क्वेश्चन। कहोगे हाँ सर, तो इसी तरीके से देखो डेली अगर आप 7 बजे आ जाओगे ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाए। कितने बजे भाई? शाम को इवनिंग में 7 बजे आ जाओ, और किसी भी टॉपिक में डाउट है, हमने क्या कहा भाई, आप जो है प्लेलिस्ट में जाओ, अगर वहां उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, हमने कोशिश किया है मैक्सिमम टॉपिक वहां डिस्कस कर लें, तो एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बार आप जो है आप कमेंट बॉक्स में भैया रिप्लाई करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमें ये नहीं ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। जितने लोगों की मेजॉरिटी होगी आप जिस दिन कहोगे वो टॉपिक पढ़ा देंगे। यानी यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में